अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इंस्पेक्टर महबूब आलम की एक सनसनीखेज क्राइम स्टोरी सुनते हैं। ये वाक़या पाकिस्तान बनने से कुछ साल पहले का है और वारदात का इलाका एक पाकिस्तानी सूबे का है। इस वजह से मैं किसी जगह का और किसी फ़र्द का सही नाम नहीं लिखूंगा। वो देहाती इलाके का थाना था। थाना खासा बड़े गांव में था। अब तो ये बड़ा कस्बा बन गया है। ये उस ज़माने में शहर के बराबर होता था। मुझको इसी थाने में तैनात किया गया। वहाँ एक पठान सब इंस्पेक्टर था जिससे मैंने चार्ज लेना था। मुझको बताया गया था कि इस पठान सब इंस्पेक्टर सरगुल खान का बच्चा, जिसकी उम्र 10-11 साल थी, अगवा हो गया है और वो अभी इसी थाने में रहेगा। मुझको ये पता नहीं था कि उसका बच्चा किस तरह अगवा हुआ है। मैं समझा कि पठानों की आपस में ख़ानदानी अदावत होती है। जरगुल का कोई दुश्मन आया और उसके बच्चे को अगवा करके इलाका गैर में ले गया होगा। दूसरी वजह मेरे दिमाग में ये आई कि उसने किसी पेशावर डाकू को पकड़ा होगा और उस डाकू के आदमियों ने इंतकाम लेने के वास्ते जरगुल का बच्चा अगवा कर लिया होगा। उस ज़माने में खरकार कैंप नहीं होते थे और बच्चों को अपाहिज करके उनको गदागर बनाने का जुल्म भी नहीं था। मैं इस थाने में चार्ज लेने गया तो जरगुल को बहुत बुरी जहनी हालत में देखा। मैंने सबसे पहले उसके बच्चे के अगवा की बाबत पूछा। सब कहते हैं कि बच्चे को चुड़ैलें उठाकर ले गई हैं। जरगुल ने कहा, मैं नहीं मानता। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं जंगलों में और वीरान इलाकों में रातों को जाता रहा हूँ। मुझको तो कोई चुड़ैल नजर नहीं आई। उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। मैं उसकी इस बात पर बहुत हैरान हुआ कि बच्चे को चुड़ैल उठा कर ले गई है। उसने अपने बच्चे की तलाश के वास्ते ये इंतज़ाम किया था कि मुझको चार्ज देकर उसने 1 महीना यहीं रहना था। उसने 1 महीने की छुट्टी मंजूर करा ली थी। इसका मतलब ये था कि उसके बच्चे की गुमशुदगी की तफ्तीश और सुराग रसानी मैंने करनी थी और उसने मेरे साथ रहना था। मैंने चार्ज लेना शुरू कर दिया। इस चार्ज में मुख्तलिफ वारदातों की तफ्तीश भी शामिल थी। उनमें एक वारदात बहुत ही खौफनाक और पुरअसरार थी। मैं आपको यही वारदात सुनाऊंगा। कुछ दिन पहले सरकुल अपने थाने में बैठा हुआ था। अभी उसका बच्चा अगवा नहीं हुआ था। उसको तबादले का ऑर्डर मिल चुका था जिसमें लिखा था कि इंस्पेक्टर महबूब आलम थाने का इंचार्ज लेने के वास्ते आ रहा है। थाने का एक कांस्टेबल किसी गांव में समन की तामील के वास्ते गया हुआ था। वो वापस आया तो इतना खौफजदा था कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। वो मुसलमान था। बात करते करते कलमा शरीफ पढ़ने लगता था। उसके हाथ कांप रहे थे। जरगुल ने उसको गाली दी और बुजदिली का ताना भी दिया और कहा कि वो जवान मर्दों की तरह हौसला करके बात सुनाए। कांस्टेबल ने एक गांव का नाम लिया और उसने सुनाया कि वो वापसी पर इस गांव के करीब से गुजरा तो उसे औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो गांव में ये देखने के वास्ते चला गया कि कौन फौत हो गया है। नंबरदार ने उसको देखा तो उसके पास आ गया। कांस्टेबल ने नंबरदार से पूछा कि कौन फौत हो गया है। नंबरदार ने उसको एक आदमी का नाम लेकर बताया कि वो मर गया है। उस शख्स का नाम मंजूर समझ लें। अगर तुम्हारा दिल मजबूत है तो उसको देख लो जाके। नंबरदार ने कांस्टेबल को कहा, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें उसकी लाश दिखाता हूँ। कांस्टेबल उसके साथ चला गया। नंबरदार उसको मातम वाले घर ले गया। उसको गुस्ल देकर कफनाया जा चुका था। नंबरदार ने कांस्टेबल को करीब ले जाकर उसका मुंह दिखाया। खान साहब, कांस्टेबल ने हकलाते हुए सब इंस्पेक्टर सरगुल को बताया, अगर मैं अकेला होता तो बेहोश होकर गिर पड़ता। मैयत का कलेजा उसके मुंह से बाहर आया हुआ था। उसको इसी हालत में गुस्ल दिया गया था। मैं फौरन बाहर निकल आया और नंबरदार मेरे पीछे पीछे आ गया। उसने मुझे बताया कि मंसूर रात को बाहर खलियान की रखवाली के वास्ते खलियान ही में सोया हुआ था। वो 3-4 रातों से वहीं सोता था। आज सुबह लोगों ने जाकर देखा तो वो पीठ के बल चरपाई पर पड़ा हुआ था और उसका कलेजा मुंह से बाहर आया हुआ था। सब कहते हैं कि इसको चुड़ैल मार गई है। नंबरदार ने कांस्टेबल को बताया कि गांव के तमाम लोग वहां जमा हो गए। सब यही कहते थे कि किसी चुड़ैल ने उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल कर मार दिया है। एक छाजी को बुलाया गया। उसने लाश को देखकर फौरन कहा कि ये उसी पागल चुड़ैल का काम है जो कभी कभी औरत के रूप में आ जाती है और किसी खूबसूरत जवान को देखती है तो उसको तंग करती है। जरकुल ने इस कांस्टेबल की बात न सुनी, सिर्फ ये पूछा कि मैयत का जनाजा निकलने में कितना देर थी।
कांस्टेबल ने उसको बताया कि उसने ये बात तो किसी से नहीं पूछी। ऐसा पता लगता था कि जनाजा जल्दी कर देंगे। मैयत को गुस्ल देकर कफना दिया गया था। जरगुल फौरन उठा और उसने कहा कि मेरी घोड़ी फौरन ले आओ। जरा सी दिक्कत में उसकी घोड़ी आ गई। उसने एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो साइकिलों पर 2 कांस्टेबल लेकर मेरे पीछे आए। जरगुल घोड़ी दौड़ाता हुआ माता वाले गांव में जा पहुंचा। वो गांव कम से कम 2.5 मील दूर था। उसने दूर ही से कब्रिस्तान में लोगों को देख लिया था। वो कब्रिस्तान में क्या, लोग जनाजा पढ़ चुके थे और मैयत को कब्र के करीब ले गए थे और उसको कब्र में उतारने लगे थे। तो जरगुल कब्र के ऊपर जा पहुंचा और कहने लगा, ठहर जाओ। वो घोड़ी से उतरकर मैयत के पास जा खड़ा हुआ। मुंह नंगा करो, जरगुल ने कहा। लाश का मुंह नंगा किया गया। उसने देखा कि मैयत के मुंह से जिगर का कम से कम 4-5 लंबा टुकड़ा बाहर आया हुआ है। ये एक पागल चुड़ैल का काम है जनाब, जरगुल को किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा ये वही शाहजी था जिसने खलियान में लाश को देखकर यही बात कही थी। 16 आने सच है शाहजी, नंबरदार ने कहा। कोई इंसान किसी इंसान का कलेजा इस तरह मुंह के रास्ते नहीं निकाल सकता। चारपाई उठवाओ, जरगुल ने नंबरदार को हुक्म दिया, और थाने पहुंचा दो। और चलो तुम भी थाने पहुंचो। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। वो थानेदार के इस हुक्म को ठीक नहीं समझते थे, लेकिन थानेदार के आगे बोलने की जुर्रत भी नहीं थी। शाहजी इस इलाके का पीर था। उसने आगे होकर कहा कि खान साहब, मैयत की बेहुरमती ना करें। शाहजी, जरगुल ने कहा, मैयत का पोस्टमार्टम होगा। आप इस वक्त थानेदारी के जोम में हैं। शाहजी ने कहा, मैं डरता हूँ कि आपको कोई नुकसान न पहुँचे। ये सोच लें कि इसको चुड़ैल ने हलाक किया है। ऐसा ना हो कि ये चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाए। चारपाई उठाओ और चलो, जरगुल ने बड़े सख्त रौब से कहा, और उसने हेड कांस्टेबल को कहा कि तुम साथ जाओ फौरन। 4 आदमियों ने चारपाई उठाई और चल पड़े। जरगुल घोड़ी पर सवार हुआ और कोई मजीद बात किए बगैर वहां से आ गया। 9-10 मील दूर एक कस्बा था। वहां सिविल अस्पताल था। पोस्टमार्टम वहां होना था। सब इंस्पेक्टर, जरगुल की इस कार्रवाई से आप समझ गए होंगे कि उसने नहीं माना था कि मंजूर को चुड़ैल ने मारा है, और मारने का तरीका ये इख्तियार किया है कि उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया। जरगुल पक्का पठान था। हट का बड़ा सख्त था। रौबदार आदमी था। बड़े ऊंचे दर्जे के खानदान से ताल्लुक रखता था। रुपए पैसे का भूखा नहीं था। उसका पेट भरा हुआ था। 100% दयानतदार आदमी था। उसमें सिर्फ ये नुक्स था कि तफ्तीश की गहराई में जाने की काबिलियत नहीं रखता था, हालांकि उसके दिमाग में अकल और जहानत मौजूद थी। वो बेगुनाह को मुश्तबा बिठा लेता था। जब तक यकीन न हो जाता कि ये शख्स मुलजिम है, उसको ईज़ा रसानी की चक्की में डाल देता था। शहादत खुद नहीं ढूंढता था। इसकी बजाय मुलजिम की हड्डियां गर्म करके उसकी ज़बान से शहादत उगलवा लेता था। उसको खबर मिली कि एक आदमी को कोई चुड़ैल मार गई है और उसका कलेजा मुंह से निकला हुआ है, तो उसने कह दिया कि ये झूठ है, और उसने फौरन जाकर लाश को बराए पोस्टमार्टम अपने कब्जे में ले लिया। मगर इसके आगे उसके वास्ते मुश्किल बन गई थी कि अपने शक को सही किस तरह साबित करे। मैं आपको कलेजा मुंह के रास्ते निकालने का मामला सुना दूं तो ठीक रहेगा। जिनों और चुड़ैलों की मौजूदगी को आज के साइंसी और तरक्की याफ्ता दौर में भी लोग मानते हैं। मैं जिनों की बाबत कोई बात नहीं करूँगा। चुड़ैलों को कोई नहीं मानता। लोग कहते हैं कि देहात के लोग पसमानदा होने की वजह से चुड़ैलों को मानते हैं कि वीरान इलाकों में रहती हैं, लेकिन देहात में ही नहीं, शहरों में भी लोग चुड़ैलों को मानते हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि देहाती लोग ज़्यादा मानते हैं। मैंने जब से होश संभाला है, चुड़ैलों की कहानियाँ सुन रहा हूँ। ऐसे वाक़यात तो बहुत सुने थे कि रात को एक आदमी कहीं जा रहा था। ये देहात के इलाके की कहानियाँ हैं। लोग पैदल चला करते थे। इस आदमी को रास्ते में एक बड़ी खूबसूरत औरत खड़ी नजर आई। औरत ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने बताया तो वो औरत उसको कहने लगी कि वो अकेली होने की वजह से उसके साथ जाना चाहती है। वो आदमी उसको अपने हमरा ले गया। औरत 2-3 कदम पीछे रह गई। आदमी ने पीछे देखा तो औरत की बजाय एक बकरी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वो आदमी डर गया और कलमा शरीफ पढ़ता हुआ वहां से दौड़ पड़ा। उसे पीछे से आवाज़ आई कि खुशकिस्मत हो, निकल गए। वो चुड़ैल थी। ऐसे वाक़यात आज भी सुनने में आते हैं। देहाती इलाकों में ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन शहरों में भी इन वाक़यात को सच माना जाता है। ये मशहूर है और इसको लोग बिल्कुल सही मानते हैं कि चुड़ैलों के हाथ और पाँव उल्टे होते हैं और आंखें ज़रा टेढ़ी होती हैं। अगर आपके हाथ में चमकती हुई कोई चीज़, मसलन छुरी,
चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार वगैरह हो तो चुड़ैल आपके करीब नहीं आएगी। ये भी मशहूर है कि आपका किसी चुड़ैल के साथ आमना सामना हो जाए तो किसी तरह दाएं बाएं पैंतरा बदलकर उसके सर के बाल पकड़ लें। कहते हैं कि उसके बाल पकड़ लो तो वो चीखती चिल्लाती और मन्नतें करने लगती है कि उसको छोड़ दिया जाए। चुड़ैलों की ये बात भी मशहूर है कि वो किसी आदमी से कोई मुतालबा करती है तो ये ज़रूर कहती है कि तुमने ये काम ना किया तो तुम्हारा कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दूंगी। मैंने बचपन से अब तक कम से कम 200 ऐसे वाक़यात सुने हैं कि चुड़ैल ने एक आदमी का कलेजा मुंह के रास्ते निकाल दिया और वो आदमी मर गया। ये भी लोग सच मानते हैं कि चुड़ैल एक आदमी पर आशिक हो गई और उसको वो निहायत खूबसूरत औरत के रूप में मिलती थी। एक वाक़या ये भी सुना था कि एक आदमी ने एक अजनबी औरत के साथ शादी कर ली। 20 साल बाद वो आदमी मर गया और उसकी बीवी उसी की मैयत के पास खड़े खड़े गायब हो गई। तब लोगों को पता चला कि ये तो चुड़ैल थी। देहात में तो अब भी मर्द और चुड़ैल के माशके की कहानियाँ सुनी और सुनाई जाती हैं और कलेजा मुंह के रास्ते निकालने के वाक़यात भी लोग सुनाते हैं। उस ज़माने में जब मैं सर्विस में था और देहाती इलाकों के थानों में था, चुड़ैलों के बहुत सारे वाक़ये सुना करता था। आप इस बात पर गौर करें कि मुझको जो कोई ऐसी कहानी सुनाता था उसको मैं कहा करता था कि उसने अपनी आंखों से तो ये वाक़या नहीं देखा, फिर उसको किस तरह मालूम है कि ये वाक़या बिल्कुल सच्चा है। इसका मुझको ये जवाब मिलता था कि जिस आदमी ने ये वाक़या सुनाया है उसने कभी झूठ नहीं बोला, या ये जवाब मिलता था कि मेरे चचा ने या मामू ने खुद देखा है। मुझको आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने अपनी आंखों से ये वाक़या देखा हो या किसी आदमी का कलेजा मुंह से बाहर आया हुआ देखा हो, लेकिन लोग इन वाक़यात के खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते। एक और वाक़या याद आया है और सुनाने वाला है कि एक एएसआई था, बड़ा खूबसूरत जवान आदमी, खेत की रखवाली के वास्ते खेतों में सोया हुआ था कि चुड़ैल आ गई। उसने औरत का रूप धारा हुआ था। उस आदमी को जगा कर कहा कि मेरे लिए दूध लाओ। उस आदमी ने देखा कि उसके हाथ पांव उल्टे हैं और ये चुड़ैल है, तो उसने वहां से भागने की कोशिश की। चुड़ैल ने उसको पकड़ लिया और उस आदमी ने चुड़ैल का मुतालबा पूरा ना किया। आखिर चुड़ैल ने उसका कलेजा मुंह के रास्ते बाहर निकाल दिया और वो मर गया। मैंने इस एएसआई को कहा कि उल्लू के पट्टे, वो आदमी मर गया था तो तुम लोगों को किस तरह खबर हुई कि चुड़ैल आई थी और उसके साथ उस आदमी की क्या बात हुई थी? एएसआई ने कहा कि चुड़ैल ने दूसरे खलियान में एक आदमी को जगाया और उसको बताया था। मैंने एएसआई से पूछा कि इस दूसरे आदमी से उसने खुद से ये वाक़या सुना था, तो एएसआई ने जवाब दिया कि उसने किसी और से सुना था। इंस्पेक्टर जरगुल ने मुझको बताया कि लड़कपन से वो चुड़ैलों की इसी तरह की कहानियां सुनता आया था जिन पर उसने कभी भी यकीन नहीं किया था। 2-3 मरतबा लड़कों के साथ उसने शर्त लगाई थी कि वो सारी रात उस जगह गुजारेगा जहां लोग कहते हैं कि चुड़ैलें होती हैं। फ्रंटियर के इलाके में ऐसी वीरान जगह मौजूद हैं जहां दिन को भी डर लगता है। पहाड़ों पर घास की पत्ती भी नहीं उगती। बास चट्टानें नोकदार रस्सियों या पत्थरों की बनी हुई हैं। रात को वहां से गुजरो तो इस तरह पता लगता है जैसे औरतें बैन कर रही हों और रो रही हों। ये दो चट्टानों के दरमियान से जो हवा गुजरती है वो सिलों और पत्थरों से टकराकर रोने और चीखने जैसी आवाज़ पैदा करती है। जरगुल ने मुझको ऐसे ही वाक़यात सुनाए जो मैंने आपको सुनाए हैं। वहाँ भी लोग चुड़ैलों की इन वारदातों को सही मानते थे और अब भी मानते हैं, लेकिन जरगुल जो सिर्फ 8 जमातें पढ़ा हुआ था, इन वाक़यात को सही नहीं समझता था। उसने उन जगहों पर जाकर और वहाँ बहुत सारा वक्त गुजारकर दोस्तों को दिखा दिया कि देखो, मुझको कोई चुड़ैल नहीं मिली। फिर भी लोग उसको गलत कहते थे और उसके माँ बाप उसको मना करते थे कि वो किसी रोज़ किसी चुड़ैल के हाथों मारा जाएगा। लेकिन जरगुल बहुत दिलेर और अपनी बात पर ढीठ बनकर अड़ जाने वाला आदमी था। यही वजह थी कि जो ही उसको खबर मिली कि एक आदमी का कलेजा मुंह के रास्ते किसी चुड़ैल ने निकाल कर उसको मार दिया है, तो वो गोली की तरह उसके गाँव पहुँच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देर से आई थी क्योंकि सिविल अस्पताल कस्बे में था। मैंने उससे पूछा कि वो मौका वारदात पर, यानी उस जगह जहां मंजूर हुसैन मरा हुआ पाया गया था, बराए मुआयना गया था। वहां खुरों की मौजूदगी लाजमी थी। सरगुल ने मुझको बताया कि वो इस वजह से वहां नहीं गया था कि उसको पता लग गया था कि सारे गांव की आबादी वहां इकट्ठी हो गई थी। इस हालत में मुलजिमों के खुरे मिलना नामुमकिन था। उसने नंबरदार को और कुछ और आदमियों को थाने में बुलाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात के 10 बजे से कुछ देर बाद मौसूल हुई। उसमें लिखा था कि मरने वाला गला घुटने से हलाक हुआ है और उसके मुंह में कलेजी का एक टुकड़ा था जिसका डॉक्टर ने वजन भी लिखा था। मुझको अच्छी तरह याद नहीं है कि वजन कितना था।
ये याद है कि जरगुल ने मुझको वजन 1 पाव से भी कुछ कम बताया था। डॉक्टर ने यह भी लिखा था कि ये कलेजी किसी इंसान की नहीं, किसी जानवर की है। ये तस्दीक कराने के लिए कि ये कलेजी मकतूल की नहीं या किसी इंसान की नहीं, कलेजी का पार्सल बनाकर लाहौर बराए मुआयना माहिरीन को भेज दिया गया था। जरगुल ने डॉक्टर से जो बात मालूम करनी थी वो भी पोस्टमार्टम में मौजूद थी, और वो ये थी कि मकतूल की अपनी कलेजी, जिसे सही अल्फाज में जिगर कहते हैं, उसके जिस्म में मौजूद थी और बिल्कुल सही और सलामत थी। डॉक्टर ने यह भी लिखा था कि मौत सांस रुक जाने से वाक़ई हुई है और हाथों से गला घोटने के निशान गर्दन पर साफ तौर पर मौजूद हैं। लाश वारसीन के हवाले करके जरगुल ने मकतूल के बाप को बुलाया, लेकिन पता लगा कि उसका बाप बहुत अरसे पहले मर चुका है। ज़रूरत उसके किसी खून के रिश्तेदार की थी जो मकतूल के घरेलू और ज़ाती मामला सही तौर पर बता सकता। सुबह तक थाने में रौनक लगी हुई थी। मकतूल की मां की तरफ से एफआईआर ज़ेर दफ़ा 302 तहरीर हुई जो जरगुल ने मुझको दिखाई। मैंने नोट किया कि एफआईआर कुछ कमज़ोर लिखी हुई थी। मैं आपको ताज़ीरात की एक ख़ास बात बताता हूँ। नालायक थानेदार की तहरीर की हुई कमज़ोर एफआईआर और चालाक मुलजिम का इकबाली बयान, खा वो ज़ेर दफ़ा 164 हो, अदालत में जाकर ये दोनों चीज़ें मुकदमे को चौपट कर देती है। मैं आपको कानून शहादत और ज़ाब्ता फौजदारी की बारीकियों में नहीं ले जाना चाहता, आपको बहुत परेशानी होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जरगुल ने बड़ी सही कार्रवाई की थी कि शक की बिना पर किसी की रिपोर्ट के बगैर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसी को कहते हैं आबेल मुझे मार। लेकिन उस दौर में थानेदार अपने आप को लोगों के जानो माल और कानून का मुहाफिज समझते थे और दयानतदारी से अपनी ड्यूटी पूरी करते थे। अब जरगुल इस वारदात की तफ्तीश का चार्ज मुझको दे रहा था। उसने तफ्तीश को जिस हद तक पहुंचाया था वो मैं आपको सुना देता हूँ। जरगुल ने सबसे पहले मकतूल के बुजुर्गों, मसलन चचा, ताया, मामू वगैरह से मालूम किया था कि उनकी या मंजूर की खानदानी या ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ थी। सबने कहा था कि इतनी सख्त दुश्मनी न खानदान की किसी के साथ थी न मकतूल की। मकतूल की माँ का बयान भी ऐसा ही था। माँ तो मानती ही नहीं थी कि उसके बेटे को किसी इंसान ने कत्ल किया है। वो कहती थी कि उसका बेटा इतना खूबसूरत जवान था कि कोई चुड़ैल उस पर आशिक हो गई थी और किसी दूसरी चुड़ैल ने उसको मार डाला। जरगुल ने उसको अच्छी तरह समझाया कि उसके बेटे के मुंह में भेड़ या बकरी की कलेजी का टुकड़ा दिया गया था, लेकिन औरत ये मानती ही नहीं थी। जरगुल के एक सवाल का जवाब देते हुए माँ ने बताया कि अपनी बीवी के साथ मकतूल की ज़िंदगी बहुत अच्छी और प्यार और मोहब्बत से गुजर रही थी। मकतूल के चाल चलन की बाबत मालूमात ज़रूरी थी। उसकी माँ ने तो यही कहना था कि उसका बेटा पक्का मोमिन था। ये बातें जरगुल ने दूसरों से मालूम की। उसने नंबरदार को भी बुलाया और उसका बयान लिया। जनाब, आप मालिक और हाकिम हैं, नंबरदार ने बयान देते हुए कहा। मैं अब भी कहता हूँ कि मंसूर को किसी चुड़ैल ने ही मारा है। तो उसके मुंह में किसी जानवर की कलेजी का टुकड़ा तुम्हारे बाप ने डाला है? जरगुल ने अपने पठानी अंदाज में कहा। जनाब खान साहब, नंबरदार ने कहा, ये तो गैब की बातें हैं। मैं कमअक्ल आदमी क्या कह सकता हूँ? जिनों और चुड़ैलों के अपने तौर तरीके हैं। तुम कमअक्ल नहीं, जरगुल ने कहा, तुम बेईमान हो। मैं जो कुछ पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। बार बार मत कहो कि इसको चुड़ैल ने मारा है। खान साहब, नंबरदार ने गुलामों की तरह हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी जूतियों का गुलाम हूँ। अगर आप मुझसे अपनी मर्जी का बयान लेना चाहते हैं तो मैं आपका हुक्म बजा लाऊंगा। मैं चुड़ैल का नाम बार बार इस वास्ते लेता हूँ कि मंजूर ने मेरे आगे रोना रोया था कि एक चुड़ैल उसको तंग करती है। तंग? तंग किस तरह करती थी? जरगुल ने तंजिया लहजे में पूछा। मैं जनाब को वो बात सुना रहा हूँ जो मंजूर ने मेरे साथ की थी। नंबरदार ने कहा कि 1.5-2 महीने पहले की बात है। मंजूर ने परेशानी की हालत में मुझको कहा कि वो जहाँ कहीं अकेला होता है एक औरत उसके सामने आ जाती है और उसको प्यार मोहब्बत की बातें करती है। पहले पहले ये औरत उसको खेतों में मिली थी। मंजूर ने उसको टाल दिया था। मंजूर ने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो आती कहाँ से थी? जरगुल ने पूछा। और चली कहाँ जाती थी? वो कहता था कि वो उसको कोई अजनबी औरत समझता था। नंबरदार ने जवाब दिया। वो इस तरह सामने आती थी जैसे फसल में से निकली हो, फिर वो पीठ फेर कर चली जाती थी और फसल में कहीं गायब हो जाती थी। मंजूर कहता था कि वो बहुत खूबसूरत औरत है। एक रोज़ मंजूर ने देखा तो उसका खून खुश्क हो गया। इस औरत के पाँव उल्टे थे और जब उसने हाथों की तरफ देखा तो वो भी उल्टे थे।
اس کی آنکھیں बेहद खूबसूरत थीं، लेकिन गौर से देखा तो ये जरा तिरछी नजर आईं। अब तो मंजूर उसके साथ जायज नाजायज कैसी भी दोस्ती लगा ही नहीं सकता था। तुम ये बताओ, सरगुल ने नंबरदार से पूछा, मंजूर को कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ था कि चुड़ैल उस पर आशिक हो गई थी? खान साहब, नंबरदार ने कहा, आप सुरखाब का पर कहते हैं? अगर आप उसको देखते तो आप जरूर कहते कि ये तो बहुत ही खूबसूरत जवान है। खूबसूरती के अलावा उसकी आवाज़ ऊंची और सुरीली थी। रात को जब वो हीर बारिश शाह या सैफुल मुलूक गाता था तो मुसाफिर रुक जाते थे। इसमें कोई शक नहीं कि गांव की औरतें उसको रुक रुक कर देखती थीं। फिर उसमें एक खूबी ये भी थी कि वो 2 मन का पत्थर उठाकर सर से ऊपर ले जाता था। कबड्डी का इतना ज़बरदस्त खिलाड़ी था कि उसको कोई गिरा नहीं सका था। आपने उसकी लाश कफन में लिपटी हुई देखी थी। उसका चेहरा कलेजी बाहर आने की वजह से बिगड़ा हुआ था। आप उसका जिस्म देखते तो कहते कि ये एक जवान मर्द का जिस्म है। सरगुल के दिल में एक और शक आ गया। अगर गांव की औरतें मकतूल को रुक कर देखती थीं तो ऐसा हुआ होगा कि किसी औरत के साथ मकतूल के ताल्लुकात बन गए होंगे और वो इसी वजह से मारा गया होगा। ये बात सरगुल ने बाद में मालूम करना थी। पहले उसने नंबरदार का बयान लेना था। उसने नंबरदार को कहा कि वो अपना बयान जारी रखे। तुम मंजूर को शाहजी के पास ले जाते रहे हो? मैंने कहा, वो तावीज़ लेने के वास्ते अकेला भी जाता होगा। हाँ हुजूर, उसने कहा, वो आता जाता रहता था। तुम्हारे गांव की मस्जिद का पेश इमाम कैसा आदमी है? ठीक आदमी नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया। हमको अब पता लगा है कि वो वहाबी है। क्या वो मानता है कि वो वहाबी है? अपनी ज़बान से नहीं मानता, नंबरदार ने जवाब दिया, लेकिन उसके तौर तरीके वहाबियों वाले हैं। शादी के खिलाफ बातें करता है और कहता है कि इस्लाम पीरी मुरीदी की इजाज़त नहीं देता। हम उसको मस्जिद से निकाल रहे हैं। परदेसी समझकर हमने उसको रख लिया था। ये बातें शाहजी के कानों में भी पहुंची होंगी। मैंने कहा, फिर शाहजी ने उसको मस्जिद में क्यों रहने दिया? शाहजी बादशाह आदमी हैं, उसने जवाब दिया। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। वो कहा करते हैं कि इस गद्दी की वजह से जिसकी उसने बेअदबी भी की है वो अपनी सज़ा खुद पाएगा, जैसी मंजूर ने पाई है। मैंने कहा और नंबरदार की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर कहा, उसने भी शाहजी की मुरीदी से तौबा कर ली थी। मैंने खास तौर पर नोट किया कि नंबरदार की आंखों में और चेहरे पर बेचैनी पैदा हो गई थी। उसके मुंह से कोई बात ना निकली। अब मैं तुम्हारी जुबान से सच सुनना चाहता हूँ, मैंने कहा। सच सच बताओ कि मंजूर की शादी से क्या अदावत थी? कोई अदावत नहीं थी हुजूर, उसने जवाब दिया। मुरीद अपने पीर के साथ कैसे अदावत रख सकता है? सोच कर बताओ, मैंने पूछा। आंख उंगलियों पर गिनकर बताओ कि तुम मंजूर को कितनी बार शाहजी के पास लेकर गए थे। तुम कहते हो कि वो तुम्हारे बगैर भी वहां जाता था। वो कितनी बार वहां गया था? वो सोच में पड़ गया। अच्छी तरह सोचो, मैंने कहा, और याद करके मुझे बताओ। मैं शायद 3 मरतबा उसको शाहजी के पास ले गया था, उसने कहा। शायद 4 मरतबा, और 3-4 मरतबा वो खुद वहां गया होगा। क्या वो तुमको बताकर जाता था? कभी कभी बताकर जाता था, उसने जवाब दिया। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो चौधरी, मैंने कहा। मुझको 2 सवालों के जवाब दे दो। एक ये कि मंजूर को किसने कत्ल किया है, और दूसरा ये कि खान साहब का लड़का कहाँ है। ये तो हो ही नहीं सकता था कि वो मुझको फौरन बता देता। उसने इनकार किया और ये भी कहा कि मैं मालूम नहीं क्यों उस पर इतना खौफनाक इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। जिस अंदाज से वो इनकार कर रहा था, इस अंदाज को मैं अच्छी तरह जानता था। अगर वो कत्ल की इस वारदात में शरीक नहीं था और सरगुल के बच्चे के अगवा का भी उसको इल्म नहीं था, तो भी उसने अपने खिलाफ में मेरे दिल में बड़ा पक्का शक पैदा कर दिया था। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाकर कहा कि इस नंबरदार को बारिक के कोने में बिठा दे और इसके साथ कोई शक बात न करे। नंबरदार की घबराहट देखने वाली थी। वो हेड कांस्टेबल के साथ जाने पर आमादा नहीं था। उसके साथ चलता था और 2 कदम चलकर रुक जाता और मेरी तरफ देखता था। मेरे इशारे पर हेड कांस्टेबल ने उसको बाजू से पकड़ा और बाहर ले गया। मैंने 2 आदमियों में से एक को बुलाया जो नंबरदार के साथ आए थे। उसको मैंने बिठाया नहीं, खड़ा रहने दिया। तुमने अपने बयान में कहा है कि मंजूर शाहजी के घर जाया करता था, मैंने कहा। मैं तुमको एक मौका देता हूँ, सोचकर जवाब दो। क्या वो शाहजी के पास तावीज़ लेने जाया करता था? हाँ जनाब, उसने जवाब दिया। क्या तुम थाने के मुखबिर हो? हाँ हुजूर, उसने जवाब दिया। सज़ा याफ्ता हो? एक बार जनाब, उसने जवाब दिया। तुम एक बार फिर जेल जाने की तैयारी कर रहे हो?
मैंने उसको 3-4 गालियां दी ताकि वो मेरी बात जल्दी समझ जाए। मैंने कहा, बाहर बैठकर सोचो, फिर मुझको बताना कि मंजूर शादी के पास जाता था या नहीं, और उसको बाहर निकाल दिया। दूसरे को बुलाया और उससे भी यही पूछा कि मंजूर शादी के घर जाया करता था। उसने भी कहा कि जाया करता था। मैंने उसको भी बाहर निकाल दिया और मंजूर की बीवी को बुलाया। तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे खाविंद के गहरे दोस्त कौन कौन थे? मैंने उसको कहा, मेरा मतलब है कि ऐसे आदमी जिनके साथ वो दिल की बातें भी करता था। उसने 2 नाम बताए और कहा कि इन दोनों को वो सगे भाइयों से भी आगे समझता था। मैंने एएसआई को इन दोनों के नाम बताकर कहा कि इनको थाने तलब करे। मैं जरगुल के पास जा बैठा। जरगुल, मैंने उसको कहा, कातिल जल्द ही मिल जाएगा। मुझको अपना बच्चा चाहिए महबूब खाना। जरगुल ने गुस्से से कहा, बच्चे को ढूंढो, बच्चे को। मेरे साथ फालतू बातें मत करो। वो आराम से तो बैठता ही नहीं था। मैं आपको ये नहीं सुना रहा कि वो अपने तौर पर अपने लड़के की तलाश में क्या कुछ कर रहा था। मैं अपने घर जाता हूँ तो बीवी पूछती है कि मेरे बच्चे को ले आए। जरगुल ने कहा, वो और कोई बात ही नहीं करती। कहती है, पठान के बच्चे हो तो मेरा बच्चा लाओ, नहीं तो मेरे सामने ना आओ। मैं उसको तसल्ली देने के सिवा और क्या कर सकता था। मकतूल के गांव की मस्जिद का इमाम आ गया। उसकी डील डोल और हुलिया देहात के मौलवियों जैसा नहीं था। उसकी उम्र 30 साल से ज़रा कम या ज़रा ज़्यादा होगी। दाढ़ी छोटी थी और अच्छे तरीके से तराशी हुई थी। उसका जिस्म चुस्त और फुर्तीला लगता था। मैंने उसको एहतराम से बिठाया। मोहतरम, मैंने कहा, सुना है कि लोग आपको वहाबी कहते हैं, क्या आप वाकई वहाबी हैं? मैं सिर्फ मुसलमान हूँ जनाब, उसने जवाब दिया। ये लोग मुझको वहाबी कहते हैं। मैं कहता हूँ कि ये शाजी किसी की भी मदद नहीं कर सकता। मुश्किल में और मुसीबत में खुदा को याद करो और उसी से मदद मांगो। मगर ये लोग पहले पीर का, इसके बाद खुदा का नाम लेते हैं। ये शाह शरीफ आदमी नहीं। ये अपने आप को और अपने मरे हुए बाप को शाह वलीउल्लाह, निज़ामुद्दीन और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बराबर समझता है। ये तो औलिया किराम और सूफिया के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं। ये शाह बाज का शिकार खेलता है, कुत्तों से शिकार खेलता है और कुत्ते लड़ाता भी है। शराब भी पीता है। मैं लोगों को कहता हूँ कि इसके हाथ में कुछ भी नहीं और ये नौसरबाज है। इस वजह से ये शाह भी और नंबरदार भी और गांव के ज़्यादातर लोग भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। मैं मंजूर के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या उसको किसी चुड़ैल ने मारा है? उसको शाह ने मरवाया है, इमाम ने कहा। यह आप किस तरह कह सकते हैं? यह मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मंजूर को मेरी बातों की समझ आ गई थी, इमाम ने कहा। गांव में 2 और आदमी हैं जो मुझसे मुतासिर होकर इस शाह की मुरीदी से निकल आए हैं। इसके साथ मंजूर का ताल्लुक कैसा था? चूंकि ये कमअकल देहाती पीरी मुरीदी के रंग में ही सोचते हैं, इस वजह से वो मुझको अपना पीर मानता था, इमाम ने कहा। वो मेरे पास बैठा करता था और मुझसे दीन की बातें पूछता और अमल की कोशिश करता रहता था। फिर ये शाह तो आपका दुश्मन हो गया होगा, मैंने कहा। जनाब खान साहब, इमाम हंस पड़ा और कहने लगा, अगर मैं इसके आगे दब जाता तो अब तक शाह मुझको गांव से ही नहीं, इस दुनिया से भी उठवा चुका होता। उसने मुझको धमकियां भेजी थी कि मैं उसके मामले में ज़बान बंद रखूं, वरना मेरे पिछले मुझको ढूंढते रहेंगे। ये धमकी उसके एक आदमी की ज़बानी आई थी। मैं उसके घर चला गया और उसको बताया कि मैं कौन से ख़ानदान का आदमी हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि उसने फिर कभी मुझको इस तरह धमकी दी तो फिर दुनिया देखेगी कि किसके पिछले किसको ढूंढ रहे हैं। ये तो आप सब जानते हैं कि देहात की मस्जिदों के इमाम किस किस्म के होते हैं। उनकी डील डोल, बोलने का तरीका और लिबास अलग किस्म का होता है। लेकिन ये इमाम आम किस्म का मौलवी लगता ही नहीं था। कोई कह ही नहीं सकता था कि इस आदमी का पेशा इमामत है। मस्जिदों के इमामों को मैं मोअज़्ज़िज़ अफराद समझता हूँ, लेकिन ये कुछ और किस्म का मोअज़्ज़िज़ आदमी था। उसने जब अपने ख़ानदान का नाम लिया तो मैं भी मुतासिर हुआ। मैं किसी ख़ास वजह से इस ख़ानदान का नाम नहीं बताता। इस ख़ानदान के 2 आदमी पुलिस के 2 बड़े अहम ओहदों पर थे। इस शख्स को मौलवी या इमाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला इसको मज़हब के रास्ते पर ले आया। मेरे पूछने पर उसने मुझको बताया था कि उसके ख़ानदान और बिरादरी ने उसको पागल करार दे दिया था। उसका पागलपन ये था कि इतने ऊंचे जागीरदार ख़ानदान का बेटा होकर वो मज़हब की और मस्जिदों की इमामत की बातें करता था। उसका ख़ानदान अंग्रेज़ों का पिट्ठू था और इसी वजह से जागीरदार था। लेकिन इस आदमी के दिमाग में और दिल में खुदा का नूर दाखिल हो गया। उसने किसी भी आलिम दीन की शागिर्दी नहीं की थी। किताबें पढ़ पढ़ कर और मुख्तलिफ उलमा से पूछ पूछ कर उसने इल्म हासिल किया था।
उसका उसूल ये था जो दरअसल सही इस्लाम है कि फ़िरका बंदी और पीर परस्ती हराम है। मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, इस पर कोई और लेबल नहीं लग सकता। उसने इन्हीं नज़रियात को फैलाना अपना मिशन बना लिया था। अपने घर से वो बहुत दूर आ गया था। उसको ये मस्जिद खाली मिल गई तो गांव वालों के साथ बात करके इस मस्जिद की अमामत संभाल ली। उसने पीर परस्ती और मज़ारों पर सजदे करने के खिलाफ वाज करने शुरू कर दिए। देहात में इस किस्म के बात करने वाले को लोग वहाबी कहते हैं और इसको जिस तरह अपने ख़ानदान वालों ने पागल कहा था, इसी तरह सब इसको पागल समझते हैं। ऐसे आदमी कत्ल हो जाते हैं। अगर ये काबिल कदर आदमी शाहजी को अपना ख़ानदान ना बताता तो वो एक दिन भी इस गांव में नहीं ठहर सकता था जो शाहजी का मुरीद था। ये इमाम जो बातें करता था वो बहुत थोड़े लोग कबूल करते हैं जो रोशन ख्याल होते हैं या जो इस्लाम की सही रूह को समझते हैं। मंजूर हुसैन की बाबत शायद आप ज़्यादा जानते होंगे, मैंने कहा। जी हाँ, उसने जवाब दिया। खुदा ताला के बाद मंजूर हुसैन को सिर्फ मैं जानता हूँ। वो कोई आलिम फाजिल नहीं था, अनपढ़ आदमी था। मैं उसको इस वास्ते ज़्यादा पसंद करता था कि मेरी बातें समझता था और मेरा साथ देता था। उसने मेरी बहुत खिदमत की है। क्या उसको मालूम था कि शाहजी ने आपको धमकी दी थी? मैंने उसको बताया था, इमाम ने जवाब दिया। वो गुस्से से कांपने लगा था कि आप इजाज़त दें तो मैं शाह को ख़त्म कर दूं। मैंने उसको रोक दिया था, लेकिन एक रोज़ उसने मुझको बताया कि शाह के साथ उसका आमना सामना इत्तेफाकिया हो गया। उसने शाह को बड़ी सख्त बातें की और शाह ने उसको गालियाँ दी। शाह ने उसको ये भी कहा था कि तुम अपनी मौत को पुकार रहे हो। मंसूर ने शाह की इस ललकार का जवाब ललकार से दिया था। ये कब की बात है? शायद 20 या 22 रोज़ पहले की, इमाम ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि वो मरने से कुछ दिन पहले शाह के यहाँ गया था। मैंने कहा, वो तावीज़ लेने 5-6 बार भी गया था। मैं नहीं मानता, इमाम ने कहा। अगर मंजूर मेरे आगे झूठ बोलता रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझको उस पर एतबार था। वो शाह के घर नहीं जाता था। क्या उसने कभी आपके साथ ऐसी बात की थी कि एक चुड़ैल उसके साथ प्यार मोहब्बत करने के वास्ते उसके पीछे पड़ी हुई है? मैंने पूछा। कभी नहीं, इमाम ने जवाब दिया। अगर वो ऐसी मुसीबत में फंस गया होता तो मेरे साथ ज़रूर बात करता और मैं उसको समझाता कि ये उसका वहम है। हो सकता है कि उसने अपना ये रोग आपसे छुपा कर रखा हो। मैं ये भी नहीं मानता, उसने कहा। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता था। मिसाल के तौर पर आपको उसकी और शाहजी की दुश्मनी की एक और वजह बताता हूँ। मंसूर ने ये बात भी मुझसे नहीं छुपाई थी। शाह की एक जवान बेटी है जो अभी गैर शादीशुदा है। मंजूर के पीछे कुछ चुड़ैल तो नहीं पड़ी हुई थी, अलबत्ता ये लड़की उसके पीछे चुड़ैलों की तरह पड़ गई थी। मंजूर को वो खेतों में कहीं अकेला देख लेती तो उसके पास पहुंच जाती थी। ये लड़की आमतौर पर अपनी हवेली की छत पर खड़ी रहती और जो ही उसको मंजूर नजर आता वो उसके पास पहुंच जाती। वो मंजूर की सुरीली आवाज़ और उसके खूबसूरती पर जान छिड़कती थी। मंजूर उससे जान छुड़ाता था। 3 बार ऐसा हुआ कि शाह ने उन दोनों को ऊंची फसल के दरमियान मुंडेर पर इकट्ठे खड़े देखा। शाह यही समझता था कि इन दोनों के आपस में कोई ताल्लुकात हैं। उसने मंजूर को बहुत डराया और धमकाया। मंजूर ने उसको कहा कि अपनी लड़की को घर में बंद करके रखे। लड़की फिर भी बाज न आई। वो मंजूर को मिली और उसको बताया कि शाह ने उसको बहुत मारा पीटा है। इमाम की ये बातें सुनकर मुझको बहुत खुशी हुई। उसने कातिल की निशानदही कर दी थी। मैंने उससे पूछा कि मंजूर और शाह की बेटी की आखिरी मुलाकात कब हुई थी? मैं ये भी बता सकता हूँ, इमाम ने कहा। मरने से 3 रोज़ पहले मगरिब की नमाज के बाद मंसूर ने मुझको बताया कि आज फिर लड़की उसके रास्ते में आ गई और शाह ने अपनी हवेली की छत से देख लिया। वो दौड़ता आया, लड़की घर को जा रही थी। लड़की को वहीं छोड़ के वो मंसूर के पास आया और उसको कहने लगा कि तुमने मुझको कहा था कि अपनी बेटी को घर में बंद रखो। अब मैं तुमको खबरदार करता हूँ कि जिंदा रहना चाहते हो तो अपने घर में बंद होकर रहो। मंजूर ने उसको कहा कि तुम्हारी बेटी गलत नीयत से मेरे पास आती है और मैं उसको टालता रहता हूँ। उसने शाह को यहाँ तक कह दिया कि अब वो मेरे पास आई तो मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मंजूर ऐसा शख्स नहीं था। उसने शाह की धमकी का जवाब दिया था और आप जानते ही हैं कि जो कुछ उसने कहा था वो बड़ी गलत बात थी। मुझको जब इत्तला मिली कि मंजूर को चुड़ैल मार गई है तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं उस चुड़ैल को जानता हूँ। शाह साहब के सिवा और कौन हो सकता है? मोहतरम, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आपके उसूलों और नज़रिए को देखकर मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ। मुझको उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। फिर भी सोच लें कि
इंस्पेक्टर हूँ और तफ्तीश कर रहा हूँ। तफ्तीश में बाल की खाल उतारी जाती है। गुस्ताखी माफ़ कर देना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दिल में शाह की दुश्मनी रखकर मुझको ये बयान दे रहे हैं? जो कहा है सच है, इमाम ने कहा और उंगली ऊपर करके बोला, अल्लाह की ज़ात के सिवा मेरा कोई गवाह नहीं। सच और झूठ को जानने वाला वही है। बात जो थाने में कर रहा हूँ वही मस्जिद में करूँगा और आप अदालत में ले जाएंगे तो भी यही बात मेरे मुंह से निकलेगी। मेरे पास यही एक जरिया है कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर हल्फिया बयान तहरीरी दे दूंगा। इस इमाम ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया था, लेकिन ये सिर्फ निशानदेही थी। मुकदमे में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं होता, इसके साथ शहादत की भी ज़रूरत होती है। ये एक ही किस्म का बयान एक से ज़्यादा गवाह दें तो इसे सच कहा जाता है। मैंने अदालत की नज़र से इमाम से चंद और ज़रूरी बातें मालूम की और उसको गवाही के लिए भी तैयार किया। अगर मैं जल्दबाजी से काम लेता तो मैं फ़ौरन शाह को थाने में तलब कर लेता, लेकिन मैंने उसके खिलाफ मज़ीद शहादत की फराहमी के वास्ते और शाह के पाँव के नीचे से ज़मीन निकालने के इरादे से एक और रास्ता इख्तियार किया। वो ये था कि मैंने किसी कांस्टेबल को भेजने की बजाय एक हेड कांस्टेबल को कहा कि वो शाह की बेटी को थाने ले आए। इमाम से मुझको इस लड़की का नाम भी मालूम हो गया था। मुझको मालूम था कि शाह हेड कांस्टेबल को बहलाएगा, फुसलाएगा, उसको रिश्वत पेश करेगा और उसके मुंह में ये अल्फाज डालेगा कि शाह की बेटी घर में नहीं है, या वो लड़की के साथ खुद आएगा और मुझसे पास-पूस कर देगा कि मैंने उसके घर के पर्दे का भी ख्याल नहीं किया। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था कि शाह ने ऐसी कोई रुकावट डाली तो मैं उसके साथ क्या सलूक करूँगा।